प्यारे बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई के जन्म, बाल्यावस्था, विवाह और वैधव्य के बारे में हमने पूर्व की वीडियो में चर्चा किया। उसमें यह भी बताया था कि देश में विद्रोह की अग्नि किस तरह से अपनी जड़ बनाए हुए फैल गई। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि घर के शत्रुओं से युद्ध करना कितना कठिन होता है। बाहर के शत्रु तो पता होते हैं कि यह शत्रु है, ये मेरे दुश्मन हैं, इनसे हमें बच कर के रहना चाहिए। लेकिन जब घर में ही विद्रोह हो जाए, घर में ही शत्रु अपनी टांग पसार करके बैठे रहें, हर क्षण किसी न किसी बात को लेकर के घात लगाए रहें, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि हम अपने जीवन की रक्षा करें, कि अपने परिवार के जीवन की रक्षा करें। साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई को तो अपने समाज, परिवार तथा देश की रक्षा का भार था, इसलिए उन पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आकर के खड़ी हुई थी कि हम देश को कैसे संभालें, क्योंकि देश की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य था। रानी लक्ष्मीबाई ने तो अपना रहन सहन बहुत ही सादा बना लिया और वह अपना अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में ही व्यतीत करती थी। पर जब उसे शासन संचालन की जिम्मेदारी उठानी पड़ी तो उन्होंने इस कार्य को भी ऐसी संलग्नता और परिश्रम के साथ किया कि कुछ ही समय में झांसी की रंगत बदल गई। उन्होंने नई तोपें ढाली, नए सिपाही भर्ती किए, एक टकसाल खोली गई झांसी में। शासन के प्रत्येक विभाग में रानी के दृढ़ चरित्र का प्रभाव पड़ा। 23 वर्षीय इस नारी ने अपने उत्साह, उद्योग एवं व्यवसाय से अपने सभी साथियों और झांसी के निवासियों के हृदय में मोहन मंत्र फूंक दिया। वह शासन कार्य की देखभाल स्वयं करती थी, सिर पर एक चमकदार लाल रेशम की टोपी लगाती थी जिसमें चारों ओर मोती और जवाहरात जड़े थे। एक बहुमूल्य मोतियों की माला उनके गले में लटकती रहती थी। इस तेजस्वी वेश का प्रभाव सब पर पड़ता था। प्रतिदिन महालक्ष्मी के मंदिर में वे घोड़े अथवा पालकी पर सवार होकर दर्शन करने जाते थे। घोड़े की सवारी का उनको बड़ा शौक था और अश्व परीक्षा में तो वे अत्यंत निपुण थी। कचहरी के काम में करते समय उनको कोई देख नहीं पाता था, क्योंकि उनका स्थान सबसे अलग रहता। महारानी बहुत चतुर थी। उनके सामने जो मामला आता उसकी खूब जांच करके उचित फैसला करती। उनके न्याय से समस्त प्रजा खुश थी। महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण स्त्री होने के कारण वे पर्दा नहीं करती थी और अपने पति की गद्दी पर बैठकर ही राज्य संचालन का कार्य करती थी। रानी को राज्य भार संभाले कुछ ही समय हुआ था कि सदाशिवराव नारायण नामक व्यक्ति, जो गंगाधर राव का कोई दूर का संबंधी था, उठ खड़ा हुआ और अपने को झांसी की गद्दी का हकदार बताने लगा। वह कुछ सेना लेकर झांसी को जीतने के लिए चला और शहर से 3 मील के फासले पर करेरा गांव पर चढ़ाई की। सारे गांव में ऐलान कर दो कि अब सदाशिवराव ही राजा है, यह उसने पूरे झांसी में फैला दी। इन घटनाओं की खबर जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई को मिली, उन्होंने थोड़ी सी सेना लेकर करेरा पर चढ़ाई कर दी और सदाशिवराव भागकर ग्वालियर के राज्य में चला गया और वहां से फिर तैयारी करके झांसी की तरफ आया। इस बार गिरफ्तार करके उसे कैद खाने में बंद कर दिया गया। इसके बाद ओरछा के दीवान नत्थे खां ने 20,000 फौज लेकर झांसी पर आक्रमण किया। उसकी ताकत को अधिक देखकर कितने ही सरदार डर गए और झांसी का शहर और किला नत्थे खां के सुपुर्द करने की सलाह देने लगे। यह सुनकर रानी को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा, बड़ी लज्जा की बात है कि आप मर्द होकर ऐसी बात मुख से निकालते हैं। मैं स्त्री होने पर भी अपने हक से पीछे नहीं हटूंगी। दुनिया में एक दिन तो सबको मरना है। यदि हम अपने न्यायपूर्ण अधिकार के लिए युद्ध में वीरता दिखाकर मर जाएं, तो हमको परलोक में भी सम्मान नहीं प्राप्त होगा। मैं तो युद्ध से हरगिज पीछे नहीं हट सकती। जब नत्थे खां की फौज झांसी के किले के पास पहुंची तो उस पर तोपों से ऐसी गोलाबारी की गई कि वह सामने ठहर नहीं पाया। रानी स्वयं फाटकों पर घूमती हुई सिपाहियों का साहस बढ़ाती रही।
कई दिन बाद नत्थेता का साहस टूट गया और वह हार मानकर अपने स्थान पर वापस चला गया। इस प्रकार थोड़े ही दिन में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी योग्यता, वीरता और कर्मशीलता की छाप सब दरबारियों और आसपास के बुंदेला शासकों पर लगा दी। उस कठिन समय में जबकि देश में भयंकर राजनीतिक भूचाल आया हुआ था, बड़े बड़े राजभवन डगमगा गए थे, झांसी की रानी दृढ़तापूर्वक अपने राज्य में शांति और सुव्यवस्था कायम रखकर प्रजा को सुखी बनाने का प्रयत्न कर रही थी। उनकी आयु बहुत कम थी, राज्य संचालन का उन्हें कोई अनुभव नहीं था, चारों तरफ नई नई बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, फिर भी उनके सुशासन की प्रशंसा झांसी निवासी आज तक करते हैं। कारण यही था कि जहां अधिकांश शासक अपना ध्यान शान शौकत और सुखोपभोग में लगाते थे, वहां रानी लक्ष्मीबाई ने परोपकार और कर्तव्य पालन का अपना धर्म समझ रखा था। अपने पति का स्वर्गवास और राज्य पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाने पर जहां उनका समय पूजा पाठ और धार्मिक कृत्यों में व्यतीत होता था, वहां अब परिस्थिति के बदल जाने से वे एक श्रेष्ठ शासनकर्ता और चतुर राजनीतिक का पार्ट अदा कर रहे थे। वास्तव में स्त्री हो या पुरुष, मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार उज्जवल चरित्र और सच्ची कर्तव्य निष्ठा ही होती है। उस जमाने में मुसलमानी और अंग्रेजी शासन में पराधीन रहने से अधिकांश राजाओं का नैतिक स्तर गिर गया था। वे प्रजा की उन्नति और सुख समृद्धि की अपेक्षा अपने वैभव और विलास की तरफ ही अधिक ध्यान देते थे। लेकिन रानी ने अपना सारी ताकत प्रजा पालन में लगा दिया, तो यह निश्चय ही बड़े गौरव की बात है। यही कारण है कि जहाँ उस समय के बहुत बड़े नरेशों का कोई जिक्र नहीं करता है, वहाँ झांसी की रानी की गुण गाथा और वीरता की कथा इतिहास और लोकगीतों का महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। भारतीय स्त्रियां जो अपने को अबला और असहाय कहकर प्रायः कर्मठता और कठिनाइयों के जीवन से बिलग रहती हैं, रानी लक्ष्मीबाई के उदाहरण से बहुमूल्य प्रेरणा ले सकती हैं। उस युग में एक उच्च पदस्थ नारी का आदर्श भी यही था कि संघर्ष के अवसर पर अपने मनोवृत्तियों को संयत रखकर पति को कर्तव्य पालन के लिए प्रोत्साहित करे और किसी प्रकार की स्वार्थजनित निर्बलता प्रकट न करे। यद्यपि उस समय सती प्रथा कानूनन बंद कर दी गई थी, लेकिन प्राचीन परंपरा की यह भावना अवश्य कुछ अंशों में शेष थी कि यदि कोई स्त्री पति का अंत हो जाने पर स्वयं भी प्राणोत्सर्ग कर देती है तो वह बड़े सम्मान की अधिकारिणी है। पर लक्ष्मीबाई ने अपने उदाहरण से सिद्ध किया कि पति के साथ जल मरने की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा और श्रेष्ठ आदर्श यह है कि स्त्री अपने पति के जीवन कार्य को स्थिर रखे और आगे बढ़ाए। उन्होंने पति की मृत्यु के बाद उनके वंश और राज्य को कायम रखने की पूरी चेष्टा ही नहीं की, वरन अवसर आने पर ऐसा महान कार्य भी कर दिखाया जिससे उसके पति और झांसी का नाम भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णांकित रूप से अंकित हो गया। झांसी का शासनभार रानी लक्ष्मीबाई ने विशेष परिस्थितियों में ही संभाला था। वह शांति स्थापना के बाद अंग्रेज अधिकारियों के सुपुर्द करने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह ज्ञात था कि भारत का बड़े से बड़े राजा भी युद्ध में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध अधिक समय तक नहीं टिक सकता। पर उस समय के उत्तेजनापूर्ण और अविश्वास के वातावरण में उनकी सद्भावनाएं कुछ भी काम नहीं आई और अंग्रेजों ने उनकी गिनती भी प्रधान विद्रोही नेताओं में कर ली। इसलिए जब आरंभिक पराजय के बाद अंग्रेज अधिकारियों के पैर उस सबले और इंग्लिस्तान से नई सेनाएं आ जाने से उन्होंने विद्रोह के सरदारों को एक एक करके कुचलना आरंभ किया, तो सर ह्यूरोज और सर रॉबर्ट हैमिल्टन के नेतृत्व में एक सुदृढ़ सेना इंदौर की छावनी से रवाना हुई और झांसी की तरफ चल पड़ी। 20 मार्च को प्रातःकाल ही सर ह्यूरोज अपनी सेना सहित झांसी के समीप पहुंच गया। उनके सिपाहियों की संख्या तो कम थी, पर वे नए हथियारों से सुसज्जित, अनुभवी और अनुशासित थे। इधर रानी ने भी उनका मुकाबला करने की जोरदार तैयारियां की। झांसी का किला एक छोटी पहाड़ी पर बना हुआ बहुत मजबूत था। उसमें 16 से 20 फुट तक की दीवार की मोटाई थी। बीच बीच में तोपों के रखने के लिए बुर्ज बने थे। गरगज नाम का बुर्ज सबसे बड़ा 20 गज लंबा और चौड़ा तथा 60 गज ऊंचा। उसके चारों तरफ तोपें लगी हुई थी, जिनमें कड़क बिजली, घनराज, भवानी शंकर, नालदार आदि नामों वाली कई तोपें बहुत प्रसिद्ध थी।
जिस समय रानी और अंग्रेजों का युद्ध आरंभ हुआ उस समय किले और नगर में मिलाकर केवल 11,000 सेना थी। इसमें अंग्रेजी फौजों, बागी सिपाही, नए भर्ती किए हुए जवान और पुराने नागा सैनिक भी शामिल थे। रानी ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए झांसी के आसपास के इलाके में न तो अन्न का एक दाना और न एक पत्ता रहने दिया था जिससे आक्रमणकारी सेना को सहायता मिल सके, पर ग्वालियर और ओरछा के राजाओं ने अंग्रेजी सेना के लिए रसद की पूरी व्यवस्था कर दी। झांसी का युद्ध 23 मार्च से आरंभ हुआ और 13 दिन तक रानी अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला करती रही। कालपी, कानपुर, ग्वालियर के प्रसिद्ध किले और विद्रोहियों के केंद्र अंग्रेजी सेना ने 5-5, 7-7 दिन में ही जीत ली। वहां झांसी में अकेली रानी का इतने अधिक समय तक डटे रहना कम महत्व की बात नहीं थी। कारण यही था कि वह प्राणों की ममता त्याग कर निर्भयता से युद्ध कर रही थी। वह प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पर स्वयं पहुंचकर युद्ध का संचालन करती थी और अपने सिपाहियों को शाबाशी तथा प्रेरणा देती थी, उनका उत्साह बढ़ाती। रानी ने अपनी सहायता के लिए नाना साहब के सेनाध्यक्ष तात्या टोपे को बुलाया। वह एक बड़ी सेना और 28 तोपों को लेकर लड़ने भी आए, पर अंग्रेजी तोपों और बंदूकों की अग्निवर्षा के सामने उनकी सेना के पैर कुछ ही घंटों में उखड़ गए। शत्रुओं की अग्नि की मार अत्यंत प्रबल हो गई। बंदूक की गड़गड़ाहट, तोपों की गरज, अग्निबाणों की सरसराहट और भड़क, बड़े बड़े पत्थरों के गिरने की धमक, शैतानी चक्कों की खड़खड़ाहट, बड़े भारी वृक्षों के नीचे लुढ़कने की ध्वनि से ऐसी प्रलय कांड की सी अवस्था उत्पन्न हो गई। एक बार अंग्रेजी सेना के पैर उखड़ गए और वे पत्थरों के पीछे जा चुके। कुछ देर बाद संभल कर वे फिर आगे बढ़े और प्राणों की ममता त्याग कर सीढ़ियों द्वारा किले के ऊपर पहुंचने का प्रयत्न करने लगे। इनमें से बहुतों के प्राण चले गए, कुछ गोली के शिकार हुए, कुछ ढकेल दिए गए, कुछ की गर्दन उड़ा दी गई। दोनों ओर से अनुपम वीरता, बलिदान और साहस के दृष्टांत देखने में आए। अंत में अंग्रेजी झंडा किले पर लगा दिया गया और तब अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी ने नगर स्थित राजमहल पर धावा बोला। सड़कों पर एक एक कदम पर युद्ध हुआ। अंग्रेजी सिपाहियों को जलते हुए मकानों के बीच से गुजरना पड़ा। महल के द्वार, चौक, प्रत्येक कमरे में उनका डटकर मुकाबला किया गया। जब तक महल के सब रक्षक न मारे गए तब तक अंग्रेज महल पर कब्जा नहीं कर सके। भयंकर संग्राम हुआ। रानी के 50 अंगरक्षकों ने वीरगति पाई। रानी की वीरता को देखकर समस्त झांसी अंग्रेजी सेना की विरोधी बनी थी। जनता के हजारों पुरुष, स्त्री, बच्चे भी किसी न किसी तरह इस संघर्ष में रानी का साथ दे रहे थे। पर जब 3 अप्रैल को किले और महल दोनों पर शत्रु का अधिकार हो गया तो सरदार और मंत्रियों की सलाह से यह तय किया गया कि अब कालपी पहुंचकर अन्य विद्रोहियों के साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया जाए। 4 अप्रैल को 200 सिपाहियों को साथ लेकर रानी उत्तरी दरवाजे से बाहर निकली और कालपी की तरफ चल दी। इस समय अंग्रेज ठीक तरह नाकेबंदी नहीं कर पाए थे। रानी ने इस समय मर्दानी पोशाक पहन रखी थी। शरीर पर अंगरखा, पैरों में पाजामा, सिर पर साफा, कमर में तलवार धारण कर अपने सफेद घोड़े पर सवार एक नवयुवक की तरह ही जान पड़ती थी। अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर पटके से बांध रखा था। जब अंग्रेज अधिकारियों को रानी के बाहर निकल जाने का पता लगा, उन्होंने कुछ सवार कप्तान वाकर की अध्यक्षता में उसे पकड़ने को भेजा। झांसी से 21 मील की दूरी पर भांडेर के पास वाकर रानी के पास पहुंचा। रानी अपना घोड़ा लौटाकर उससे टक्कर ली और धराशायी कर दिया। झांसी से कालपी की दूरी 102 मील है। इसे रानी ने 24 घंटे में पार कर लिया। उस समय नाना साहब के भतीजे राव साहब, तात्या टोपे, बांदा के नवाब आदि वहीं पर एकत्रित थे। वे सब रानी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब रानी कालपी चली गई तो अन्य सैनिक भी जो शेष बचे थे वहां से बाहर निकलकर विभिन्न दिशाओं में चल दिए। इस प्रकार झांसी नगर को सर्वथा आरक्षित पाकर अंग्रेज सैनिकों ने लूट मार आरंभ कर दी। जो नागरिक दिखाई पड़ जाता उसे मार दिया जाता, घरों में आग लगा दी जाती, महल से तमाम कीमती वस्तुएं और आभूषण लूट लिए गए। राजकीय पुस्तकालय को भी जला दिया गया। पुस्तकालय से बहुत से हस्तलिखित दुर्लभ ग्रंथ दूर दूर से इकट्ठे किए गए थे। उन सबको अविवेकी सैनिकों ने कुछ ही घंटों में भस्म कर दिया। लूट के बहुत से माल को छावनी में लाकर प्रतिदिन नीलाम किया जाता। इसको लेने के लिए अंग्रेजों के खुशामदी राजा और रईसों की भीड़ इकट्ठा हो जाती। ग्वालियर वालों ने भी बहुत सा सामान खरीदा।
3 दिन तक गोरे सैनिकों ने झांसी में लगातार लूटमार मचाया। उन्होंने प्रजा के घरों को मनमाना लूटा। 7 दिन तक वह इस तरह लूटमार होने के बाद फौज को नगर से हटा दिया गया। इस नरसंहार में हजारों निर्दोष नागरिक जान से मारे गए और